च1 एक नया शरीर। रात के 12 बज चुके थे। इस रात ने मानो अपने काले अंधेरे आगोश में सब कुछ सिमट लिया था। मौसम धीरे धीरे बदतर से बदतर होते जा रहे थे। चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी तो वही बिजलियों के गड़गड़ाहट इतनी थी जिससे बच्चों से बूढ़ों तक रूह कांप उठ रही थी। इसी तूफान मंजेरे रात में राजस्थान के सेंट्रल हॉस्पिटल में किसी की जान बचाने की कोशिश चल रही थी। डॉक्टर राही, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर वर्धमान की जान बच पाएगा? वन डोंट नो डॉक्टर मेहरा, लेट्स नॉट गिव अप। डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा से कहते हैं। डॉक्टर राही और डॉक्टर मेहरा आईसीयू रूम के अंदर थे। पिछले 3 दिनों से दोनों डॉक्टर्स अपने पेशेंट वर्धमान राजपूत को बचाने के लिए अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हर एक कोशिश में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उन्हें अपने हाथों लग रहा था। कमरे के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट एंड मशीन्स ने वर्धमान राजपूत को अपने शिकंजे में कस लिया था। वेंटिलेटर से लेकर एमआरआई मशीन्स तक चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मशीन और मशीन। वर्धमान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तब से ऑक्सीजन मास्क के सहारे अपने सांसें ले रहा है। उसके शरीर मेंतर की तरह के पाइप्स ने घेर रखा था। डॉक्टर मेहरा, दिस इज अ लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद हम पेशेंट को पीसफुली मरने देंगे। डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा की ओर देखते हुए कहते हैं। डॉक्टर राही बहुत हताश परेशान थे। जो उन्हें देखते ही पता चल जाता है तो वही डॉक्टर मेहरा बहुत डरे हुए थे। डॉक्टर राही अपने हाथों में डिफिब्रिलेटर लिए वर्धमान के सीने के ओर देता है तो वही डॉक्टर मेहरा वर्धमान को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश में थे। स्मॉल मैन, यू कैन डू इट। डॉक्टर राही डिफिब्रिलेटर से वर्धमान के सीने में पुश करते हुए कहते हैं। उन्होंने बहुत जोश और चिल्ला के कहा था। अगर रूम साउंड प्रूफ न होता तो शायद से उनकी आवाज बाहर तक सुनाया पड़ता, लेकिन ईसीजी मशीन की तरफ देख दोनों डॉक्टर्स के आंखों में सिर्फ और सिर्फ निराशा और निराशा थे। गहरी सांस छोड़ते हुए डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा से कहते हैं। वी आर फेल डॉक्टर मेहरा। इतना कह बेताश हो डॉक्टर राही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही डॉक्टर मेहरा कुछ देर बेसुध हो ईसीजी के ओर एकटक देखते रहते हैं। वो अपने मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और वर्धमान राजपूत अपने मौतार के मुंह वापस लौट आए, लेकिन ईसीजी मशीन के सीधे लाइन ने उनके सारे आशाओं पर पानी फेर दिया। निराश हो वो भी कमरे से चले जाते हैं। अब एक्यू रूम के अंदर वर्धमान का बेसुध देह था और उसके आसपास जकड़े हुए पाइप्स थे। एक तरफ जहां वर्धमान को बचा न पाने के लिए डॉक्टर्स ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर अजमेर जिले के पुष्कर शहर के एकमात्र ब्रह्म मंदिर में हो रहे थे चमत्कारी क्रियाकल्प। मंदिर के अंदर और बाहर के घंटियां जोर जोर से बज रहे थे, जिससे खुद पुरोहित जी अपने कुटिया से बाहर आ गए। है भगवान, ये कौन सी अनर्थ होने वाला है? पुरोहित जी बिगड़े हुए मौसम को देखते हुए अपने आप में डरते हुए कहते हैं। पुरोहित जी किसी तरह से मंदिर के अंदर जा उसके किवाड़ बंद करने की कोशिश करने लगे। वही मंदिर के गर्भगृह में तो एक अलग ही चमत्कारी घटना हो रही थी। ब्रह्मदेव के कमंडल के अंदर से एक नीले रंग की रोशनी निकलता है और वो गर्भगृह के बाहर अपने दिशा करती है। वो रोशनी गर्भगृह से होते हुए बाहर निकाल जाता है। जैसे ही वो रोशनी मंदिर के बाहर निकलता है वैसे ही मंदिर के घंटियां बजना बंद हो गया। देखते ही देखते मंदिर की अवस्था पहले जैसा हो जाता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। यूं अचानक आए बदलाव को पंडित जी भांप लेते हैं, लेकिन वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि हुआ क्या है। वही वो नीली रोशनी इस काले अंधेरे रात और इतने तूफान के बीच सेंट्रल हॉस्पिटल के उस कमरे में आ जाती है जहां पे वर्धमान एडमिट था। नीले रंग की रोशनी वर्धमान के शरीर के पास आ उसका 7 बार परिक्रिया करने लगता है। 7 बार वर्धमान के शरीर के ऊपर परिक्रमा करने के बाद वो नीले रंग की रोशनी वर्धमान के दाहिने हाथ के अंगूठे के वहां जा उसके भीतर समा जाती है। जैसे ही वो नीले रंग की रोशनी वर्धमान के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें कंपन होने शुरू हो गया। वर्धमान के शरीर में बहुत कंपन हो रहा था, मानो उसके शरीर में भूकंप आ चुका हो। कंपन का असर इतना था कि वर्धमान अब अपने जगह से ऊपर उठने लगा। सारे मशीनें अपने आप में अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगे। वर्धमान के शरीर के यूं अचानक हुए हरकत के वजह से आईसीयू रूम के साइलेंसर बजने शुरू हो जाता है। साइलेंसर को बजते देख डॉक्टर राही और डॉक्टर मेहरा जो अपने कैबिन के अंदर थे, वो दौड़ते हुए रूम के अंदर आते हैं। अंदर के मंजर को देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी देर पहले जिस ईसीजी मशीन पे हार्ट रेट का एक भी सिग्नल नहीं था, उसमें अब गजब की उछाल आई है। अपने सामने वर्धमान को ऊपर नीचे होते देख डॉक्टर राही जल्दी से जा वर्धमान को स्टेबल करने की कोशिश में लगे।
थोड़े समय की मेहनत के बाद दोनों डॉक्टर्स की मेहनत के वजह से वर्धमान के हालत में स्थिरता दिखाई पड़ता है। सूरज की रोशनी और साफ चमकता हुआ आसमां देखने में ऐसा लग रहा था मानो कल रात कुछ ही नहीं था। वही आईसीयू रूम के अंदर वर्धमान अपना आंख होले से खोलता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था वो कहाँ है और किस जगह पर है। धीरे धीरे उसकी नजरें अपने शरीर पर पड़ता है और अनायास ही उसकी जुबान से निकाल पड़ता है, एक नया शरीर। कौन है वर्धमान राजपूत जिसे बचाने की तत्पर थी दोनों डॉक्टर्स? क्या हुआ था वर्धमान के साथ जो वो इस हालत में है? ये नीली रोशनी आखिर थी किस चीज की? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी इस नीले रोशनी में जिसके वजह से वर्धमान हो गया था जिंदा? क्यों वर्धमान अपने शरीर को नया शरीर कह रहा था? चटु कमजोर शरीर। वर्धमान अपने चारों ओर के मंजर को देखने लगता है और अपने मन ही मन अपने आप से प्रश्न करने लगता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे इस शरीर में ये कैसी चुभन सी महसूस हो रही है? यही सब अपने आप से सवाल करते हुए वर्धमान अपने शरीर को निहारने की कोशिश करता है। वो अपने आप को हिलाने ही वाला होता कि कोई उसे हिलने से मना करता है। रुक जाए मिस्टर राजपूत, आप अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, आपको बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। डॉक्टर राही अपने चेहरे में एक लंबी मुस्कान लिए बिस्तर पर लेटे हुए वर्धमान से कहते हैं। वही कमरे के अंदर किसी अनजान शख्स को देख वर्धमान की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर राही की टिप्पणी पर वर्धमान ने किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उल्टा वो किसी 5 साल के बालक के भांति उसे निहारने लगा था। वर्धमान को यूं टुकुर टुकुर निहारते देख डॉक्टर राही को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने मन में पनप रहे सवाल के जवाब के लिए वर्धमान से वापस से बड़े ही धीरज और संयमता के साथ उससे द्वारा सवाल पूछते हैं। वर्धमान जी, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? मैं डॉक्टर राही। डॉक्टर राही अपने ओर इशारा करते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ वर्धमान से सवाल करते हैं। लेकिन वर्धमान की प्रतिक्रिया को देख डॉक्टर राही के अंदर पनप रहे सवाल का जवाब उन्हें अपने आप ही मिल जाता है, जिस कारण वो अपने मन ही मन विचार करने लगते हैं। क्या वर्धमान का मेमोरी लॉस्ट हो चुका है? डॉक्टर राही वर्धमान के ओर एकटक देखते हुए ही अपने आप विचार करने लग गए। वही दूसरी, वर्धमान अपने सामने इस अजनबी शख्स को देख अचंभित हो गया था। एक तो उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, ऊपर से सादे पोशाक में लिपटे हुए यह अजनबी जो उसे वर्धमान के नाम से पुकार रहा था, वो तो किसी 5 साल के बालक के भांति सिर्फ आश्चर्य के साथ देख रहा था। जैसे बच्चा नए खिलौनों को देखते हैं वैसे ही वर्धमान डॉक्टर राही को देख रहा था। डॉक्टर राही को जब अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो वो वर्धमान की ओर देखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। 1 AM डॉक्टर राही, आपका 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और आज आपने पूरे 3 दिन बाद अपनी आंखें खुली है, सो प्लीज जितना हो सके उतना रेस्ट ले। एक लंबी मुस्कान के साथ डॉक्टर राही वर्धमान को आश्वासन देता है और वहां से चले जाता है। वही डॉक्टर राही के चले जाने के बाद वर्धमान अपने मन ही मन बुदबुदाता है, तो इस बार किसी पुरुष के शरीर को धारण कर चुका हूँ जिसका नाम वर्धमान राजपूत है। लेकिन ये शरीर इतना कमजोर क्यों है? मेरी आत्मा की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा है, जिस कारण शरीर और आत्मा के बीच ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा है। और ब्रह्मदेव ने मेरे साथ ये क्यों किया? क्यों मुझे एक पुरुष के देह में अवस्थित किया? ब्रह्मांशी, आखिर 10 बार ब्रह्मदेव ऐसी कौन सी माया रची है? कल रात जो नीली रोशनी वर्धमान के शरीर के अंदर प्रवेश हो चुका था वो कुछ और नहीं बल्कि एक आत्मा थी। यह आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मदेव द्वारा रचे गए एक ऐसी मायावी आत्मा है जो समय समय पर इस धरती पर अवतरित होती रहती है। ब्रह्मदेव के कमंडल से जन्म लेने के कारण इस आत्मा का नाम ब्रह्मांशी रखा गया। पिछले 1000 वर्षों से ब्रह्मांशी अनंत निद्रा में थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण ब्रह्मांशी को अपने अनंत निद्रा से उठ वर्धमान के शरीर को धारण करना पड़ा। ब्रह्मांशी एक शांत स्वभाव की आत्मा है जो हर एक काम को बड़े ही संयम और धैर्यता के साथ पूर्ण करती है। बहुत दयालु, एक दूसरों के प्रति सद्भाव न रखने वाली स्वयं परात्मा द्वारा रची गई आत्मा है ब्रह्मांशी। ब्रह्मांशी को इतना तो भान हो गया था कि ब्रह्म जी ने उसके लिए इस बार एक अलग माया का संरचना की थी और उसे इस माया को तोड़ इस धरती को आने वाले खतरों से बचाना था। लेकिन फिलहाल ब्रह्मांशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वर्धमान का शरीर अब तक के धारण किए गए शरीरों में से सबसे कमजोर शरीर है, जिस कारण उसके और वर्धमान के शरीर के बीच की तालमेल नहीं बैठ पा रही है और साथ ही साथ उसे वर्धमान के जीवन के बारे में भी कुछ भी सूचना ज्ञात नहीं है, जिस कारणवश उसे अपने याददाश्त याद न होने का भान करना उचित प्रतीत हुआ।
ब्रह्मांशी के लिए सबसे पहला चुनौती यही था कि वो संयम के साथ वर्धमान के शरीर को ताकतवर बनाए और उसके याददाश्त को अपने अंदर समाहित कर उसके जीवन के हिसाब से ढाल जाने की कोशिश करे, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हर एक दावा को उसने अच्छी तरीके से लिया। 15 दिन के लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से आम इंसानों के हिसाब से वर्धमान का शरीर सुस्त तो था, लेकिन मायावी दुनिया के लिए ये शरीर बिल्कुल बेकार था। 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी डॉक्टर राही के साथ एक बांग्लो में आते हैं। ये बांग्लो देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर था। ब्रह्मांशी बांग्ले को देख अचंभित हो गई थी। वो डॉक्टर राही के पीछे पीछे बांग्लो के अंदर चली जाती है। बांग्लो को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। इसी बीच बांग्लो के दरवाजा खोल वहां से एक 60 साल का बूढ़ा आदमी बाहर आता है। इनका नाम है हरिचंद्र राय, इस बांग्लो का रखवाला और बाकी सब कुछ। वो डॉक्टर राही को देख अपने हाथ जोड़ उन्हें ग्रीट करते हैं। खम्मा घनी, डॉक्टर साहब। घनी खम्मा, राय जी। डॉक्टर राही उन्हें वापस से ग्रीट करते हुए कहते। हरिचंद्र राय जी एक नज़र वर्धमान के ओर देखते हैं और उनका मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे के हाव भाव को छिपाते हुए डॉक्टर साहब को आदर सत्कार करते हुए उन्हें बांग्लों के अंदर ले जाते हैं। ब्रह्मांशी अर्थात वर्धमान उनके पीछे पीछे किसी पालतू कुत्ते की तरह चलने लगता है। वर्धमान जी, यह आपका घर है और आप यहाँ पर रहते हैं, और यह जो आदमी है ये है हरिचंद्र राय जी जो इस बांग्लो के रखवाले हैं। आज से आप यहीं पर रहेंगे और मैं बीच बीच में आता रहूंगा आपके चेकअप के लिए। डॉक्टर राही वर्धमान को सब कुछ समझते हैं और वर्धमान उनके बातों को किसी आज्ञाकारी बच्चे के भांति मानने लगता है। वही डॉक्टर राही ने हरिचंद्र राय जी को सारा मामला समझ दिया था। डॉक्टर राही उनसे अपना विदाया लिए वहां से चले जाते हैं। वही हरिचंद्र राय जी वर्धमान को उन्हें उनका कमरा दिखते हैं। वर्धमान का कमरा ऊपर के मंजिले पे था, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हो रही थी पुराना वर्धमान इतने बड़े घर में यह वर्धमान अकेला रहता था। उसके अंदर और भी सवाल थे, जैसे उसका परिवार कहाँ है और वगैरह वगैरह, लेकिन उसने कभी भी किसी को पूछने हिम्मत नहीं की। अपने कमरे के अंदर जाते ही वो कमरे को निहारने लगता है और कमरे की हालत जो देख उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर भी 10 कमरे में न रहे। कमरा बहुत ज्यादा गंदा था और चारों कपड़े बिखरे हुए थे और मकड़ी के जाले भी थे, जिसे देख नए वर्धमान को पुराने वर्धमान के बारे में धारणा होने लग गई। वही वो कमरे को नजरअंदाज किए डूबते हुए सूरज को देखने लगा और अपने मन ही मन बुदबुदाने लगता है, आज मुझे गुप्त वशिष्ठ क्रिया करना पड़ेगा। डूबते हुए सूरज का रोशनी सीधे वर्धमान के चेहरे के पे पड़ती है, जिससे मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई फरिश्ता हो। क्या डॉक्टर राही वर्धमान को पहचानते थे? ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ब्रह्मांशी को वापस धरती पर आना पड़ा? क्यों इस ब्रह्मांशी धारण की एक पुरुष का शरीर? क्या ब्रह्मांशी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्यों वर्धमान इतने बड़े बांग्लो में अकेला रहता था? क्या है ये गुप्त वशिष्ठ क्रिया? चतुर्थी गुप्त वशिष्ठ क्रिया। गुप्त वशिष्ठ क्रिया यह एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सफाई करती है। इस क्रिया को जो भी व्यक्ति सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, वो व्यक्ति पूर्ण तरीके से पवित्र हो जाती है। गुप्त वशिष्ठ क्रिया एक देवीय क्रिया है और यह पुरातन से पुरातन है, जिसके बारे में आज के पुरातत्व विभाग को शायद से ही मालूम हो। इस क्रिया को 1000 वर्ष पहले ब्रह्मांशी और उसके शिष्य ने ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद अतीत के पन्नों में जैसे ये क्रिया धरती के मिट्टी से गुम हो गई हो। इस क्रिया को सफलतापूर्वक करने से शरीर की सारी मलिनता नाश हो जाती है और शरीर को एक नए ढांचे के लिए तैयार कर देती है, जिसमें शरीर किसी नवजात शिशु के भांति पवित्र और कोमल हो जाती है। ये क्रिया शरीर के मलिनता के साथ साथ शरीर के विकारों का भी अंत कर देती है और शरीर को मायावी दुनिया के लिए तैयार कर उसमें शक्ति की संचार करती है। ऐसी कारगर है ये गुप्त वशिष्ठ क्रिया। शाम ढल चुकी थी और चंद्रदेव आसमान में विराजमान। ब्रह्मांशी जो वर्धमान के शरीर को अपना शरीर समझ चुकी थी, वो अपने आप को क्रिया के लिए तैयार करने लगी। रात्रि भोजन के बाद ब्रह्मांशी अपने नए शरीर पर हल्दी और चंदन के लेप लगा के स्नान करती है। स्नान करने के बाद वो चंद्रदेव को जल अर्पण कर उनकी पूजा अर्चना करती है। चूंकि इस गुप्त वशिष्ठ क्रिया के जनक स्वयं चंद्रदेव थे, इसीलिए क्रिया को शुरू करने से पहले चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना जरूरी है। पूजा अर्चना के बाद ब्रह्मांशी वर्धमान के कमरे में जाती है, जो कि उसका कमरा हो चुका था। वही वर्धमान के व्यवहार पर बदलाव देख हरिचंद्र राय जी भौचक्के थे। उन्होंने बीते 5 साल में कभी भी वर्धमान को पूजा अर्चना करते हुए नहीं देखा था।
आज गार्डन में जब उन्होंने वर्धमान को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते देखा तो वह बहुत हैरान हो गए थे। वही ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान अपने कमरे में जा कमरे के खिड़की को खोल देती है, जिससे कमरे के अंदर चंद्रमा की रोशनी बिना कोई परेशानी के अंदर पहुंच सके। चंद्रमा की रोशनी सीधे ही कमरे के बीच में आ गिरती है, जो कि ब्रह्मांशी के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि वो अपने क्रिया को अच्छी तरीके से कर पाएगी। अपने शरीर के ऊपर एक हल्का सा टोवे लपेटे वर्धमान कमरे के बीचों बीच आ बैठती है, जिससे उसके शरीर में चंद्रमा की रोशनी बिना कोई बाधा के गिरती है। अपने शरीर को चंद्रमा के रोशनी से लिपटा देख ब्रह्मांशी के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ब्रह्मांशी पद्मासन में बैठ जाती है और अपने हाथों को प्राण मुद्रा में कर लेती है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपने आराध्य देव ब्रह्मदेव की स्मरण करने लगती है। अपने आराध्य देव के स्मरण के बाद उसी आसन में बैठी ब्रह्मांशी चंद्रदेव गुप्त से भी गुप्त मंत्रम की जाप करने लगती है। धीरे मंत्रन के जाप से कमरे के माहौल में बदलाव आती है। कमरे के अंदर अब गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, जिससे वर्धमान का शरीर पसीने से तरबतर हो गई थी। वही मौसम में भी हल्की हल्की सी बदलाव आने शुरू हो गए थे। मूसलाधार बारिश की संकेत देते हुए बिजलियां गरजने शुरू हो गए थे। वही जैसे जैसे ब्रह्मांशी मंत्रों की जाप करते गई वैसे वैसे चंद्रमा की रोशनी और तेज होती गई। तकरीबन आधे घंटे बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गई थी। अब धीरे धीरे वर्धमान का शरीर हवा में उड़ने लग गया था। वर्धमान का शरीर लगभग 4 फुट ऊंची थी फर्श से, वही उसके शरीर में भी बदलाव दिखाई देने लग गए थे। वर्धमान के शरीर में उसकी नसें कसी हुई थी और वो साफ दिखाई दे रहे थे। नसों के उभार ऐसे थे मानो किसी ने शरीर को किसी रस्सी से बांध दिया हो। वही शरीर में आए बदलाव के वजह से ब्रह्मांशी को बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन इस चरम कष्ट को सहते हुए ब्रह्मांशी ने अपने मंत्रों की जाप जारी रखी। शरीर में अब एक लाल बिंदु दिखाई दे रही थी जो शरीर की परिक्रमा कर रही थी। धीरे धीरे वो बिंदु बड़ा होता गया। आखिर जब उस बिंदु का साइज लगभग 5 सेंटीमीटर तक हुआ तब जाके उसका बढ़ना बंद हुआ। वह लाल बिंदु धीरे धीरे जा मूलाधार चक्र के वहां जा थम जाती है। जैसे ही बिंदु वहां रख जाती है तो उसमें कुछ हलचल होने लगती है और मूलाधार चक्र के वहां कुछ काली काली रंग की परतें दिखाई पड़ती है, जो सीधे ही उस बिंदु के अंदर समा जाती है। वही मंत्र जाप करते हुए ब्रह्मांशी अपनी पूरी एकाग्रता उसी बिंदु पर लगा रही थी, क्योंकि इसी बिंदु के जरिए ब्रह्मांशी वर्धमान के शरीर को शुद्ध कर उसे एक नया आकार देने वाली थी। कहने में जितना आसान लगता है क्रिया, लेकिन है नहीं इतना आसान, क्योंकि इस क्रिया में ब्रह्मांशी को सहने पड़े करुण पीड़ा। किसी तरह से पीड़ा को सहते हुए ब्रह्मांशी अपनी सारी एकाग्रता उसी बिंदु पर रखती है। वही वर्धमान का शरीर किसी जलता हुआ कोयले के भट्टे की तरह हो चुकी थी। उसके शरीर को देख ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आग में तप रहा हो। पसीना तो ऐसे निकल रहा था मानो कोई अनार से जूस निकाल रहा हो। वही जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मौसम और ज्यादा खराब होने लग गया। आज की ये मौसम कल की तरह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल लोग मौसम की गुहार को नहीं समझते हैं। बहुत प्रयास और जतन के बाद आखिर में ब्रह्मांशी वर्धमान के शरीर के सारे मलिनता और विकारों को एकजुट कर उस बिंदु के अंदर समाने में सफल हो गई। वो अपने मंत्रन को ही जप करते हुए उस बिंदु को वर्धमान के शरीर के ऊपरी हिस्से में स्थानांतरित करने के प्रयत्न करने लगी। धीरे धीरे वो बिंदु वर्धमान के सीने के मध्य भाग में जा रुक गई। वही ब्रह्मांशी अपने अंतर नेत्रन से झांकते हुए उस बिंदु को देख रही थी और अपने आराध्य देव की स्मरण कर चंद्रदेव के परम गुप्त मंत्रन, जो शायद से देवताओं के लिए भी जानना मुश्किल हो, उस मंत्र की जाप करने लगी। जैसे जैसे ब्रह्मांशी मंत्रन की जाप करती जा रही थी वैसे वैसे वो लाल रूपी बिंदु जो अभी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था वो हिलने लगता है। तो वही मंत्रों और साधन के असर से वर्धमान के शरीर का ऐसा हालत हुआ था मानो वो फटने के लिए तैयार हो। शरीर में नसों के उभार के साथ साथ शरीर में दरारें भी आ चुके थे। वही दरारें उस काली बिंदु पर आ चुकी थी। दरारें इतने बढ़ गए कि बिजली गरजने के आवाज के जैसे आवाज निकलते हुए वो बिंदु फट गई। विस्फोट के बाद क्या हुआ? क्या इस विस्फोट में वर्धमानन का शरीर नष्ट हो जाएगा? अगर शरीर नष्ट हो जाएगा तो कैसे ब्रह्मांशी अपने काम को अंजाम देगी? द वर्धमान की कहानी। थाम की आवाज के साथ वर्धमान का शरीर नीचे गिर जाता है। उसके शरीर के दरारों से काली काली रंग के कुछ पदार्थ निकल रहे थे। जिधर वर्धमान गिरा हुआ था वहां पर उस काले रंग की पदार्थ ने अपना घर बना लिया था और चारों ओर काले रंग के पदार्थ फैल गया था। पदार्थ का मात्रा इतनी थी कि वर्धमान ने जो टावल पहने हुआ था वो काले रंग की परत से ढक गया।
कुछ देर यूं ही काले रंग के परत निकालने के बाद अपने आप ही दरारें नीले रंग की रोशनी के साथ बंद होने लगे। वही वर्धमान के शरीर के अंदर बसी ब्रह्मांशी वर्धमान के जीवन कहानी की दुनिया में खो गई थी। वर्धमान राजपूत घराने का बड़ा बेटा, लेकिन कभी अपने बड़े होने और राजपूत घराने से होने का सम्मान उसे नहीं मिला है। बचपन से ही अपने माँ और पिता द्वारा दिए गए लाड़ की वजह से बिगड़ गया था वर्धमान, लेकिन उसके जिंदगी में तो तब मोड़ आया जब उसके पिता यशवर्धन राजपूत ने उसके मां गीता देवी को धोखा दे किसी दूसरी औरत से शादी कर घर ले आई। अपने पति द्वारा दिए गए 10 धोखे से गीता देवी उभर नहीं पाई, जिस कारणवश वो मृत्यु के आगोश में चले गए। अपने नई पत्नी के प्यार में अंधे यशवर्धन जी ने अपने बेटे वर्धमान को भी घर से धक्का मार के निकाल दिया और उसे दर्द ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त वर्धमान की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। आदत से बिगड़े होने और किसी बड़े का साया न होने की वजह से वर्धमान अपने छोटे से उम्र में ही नशा और चोरी जैसे घिनौने काम में लग गया। लेकिन अपने मां के सपने के लिए जैसे तैसे उसने अपनी कॉलेज की डिग्री की, लेकिन हालात और आदत से मजबूर वर्धमान मक्कारी के रास्ते पर चल पड़ा। जब 22 साल का हुआ तो उसके पिता यशवर्धन राजपूत का निधन हो गया। उनकी निधन भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से वर्धमान की मां गीता देवी की हुई थी। यशवर्धन जी के प्यारी श्रीमती जी ने उनके भाई अक्षय वर्धन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। अपने छोटे भाई और पलनी द्वारा दिए गए धोखे को वो सह नहीं पाए और मौत के आगोश में चले गए। वैसे अपने पिता की मृत्यु पर वर्धमान को कोई भी अफसोस नहीं था। उसके पिता ने जो भी उसके मां के साथ किया था, उस वजह से वो अपने पिता से बेइंतहा नफरत करता था। अपने पिता के देहांत के बाद यशवर्धन राजपूत द्वारा किए गए संपत्ति का बंटवारा किया गया, जिसमें वर्धमान के हिस्से अपने मां द्वारा चलाए जाने वाला फैक्ट्री को और राजपूत घराने की पुश्तैनी किला सौंपा गया। वर्धमान के हिस्से जो कुछ भी आया वो किसी खंडहर से कम नहीं था। अपने पिता के देहांत के बाद वर्धमान का नाता उस परिवार से एकदम टूट गया। फिर कभी भी उसने राजपूत हवेली पे अपना कदम नहीं रखा था। लेकिन वर्धमान को क्या पता था कि किस्मत ने तो उसके लिए और भी तोहफे रखे थे। जब वर्धमान 23 साल का हुआ तब उसे राजस्थान के सबसे अमीर खानदान राणावत खानदान से एक ऑफर आया था, जिसमें उसे राणावत खानदान की घर जमाई बनना पड़ेगा। पैसों की तंगी के वजह से वर्धमान ने अपने सामने आए सुनहरे अवसर को जाने नहीं दिया और राणावत खानदान के बड़ी बेटी ईशा राणावत से उसने अपनी शादी रचा ली थी। वर्धमान जब पहली बार ईशा की फोटो देखा था तभी उसे पहली नज़र का प्यार हो गया था ईशा से। अपने पत्नी के लायक बनने के लिए वर्धमान ने अपने सारे खराब धंधों को छोड़ राणावत कंपनी में ही उसने एक सेल्समैन की जॉब करने लग गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी होने के बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़ लंदन चली जाएगी। बिना पत्नी के घर जमाए और ससुराल वालों के हर रोज के तानों के वजह से वर्धमान ने अपना पुराना तरीका वापस से अपना लिया और दिन रात शराब में डूबा रहा। वो हमेशा ही भगवान से यही मन्नत मांगता था कि उसे अपने माँ के पास जाना है, और आखिर में अपने किस्मत और हालात से हार वर्धमान अपने जान देने के लिए बेकाबू हो गया था। इसी बीच एक दिन हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से वर्धमान एक भारी अचथेत से हो गुजरा, जिसमें उसका निधन हो गया और उसकी जगह ब्रह्मांशी ने प्रवेश ले ली। भोर का समय था, पंछी अपने घोंसले से बाहर आ रहे थे, वही सूरज भी अपने मौजूदगी का संदेश दे रहा था। सुबह के मीठी मीठी सूरज की रोशनी कमरे के फर्श में लेटे वर्धमान के शरीर में पड़ता है। रोशनी पड़ने से काली परतों में ढका वर्धमान का शरीर चमक रहा था मानो कोयला का खादान हो। सूरज की रोशनी वर्धमान के आंखों में पड़ते ही धीरे से वर्धमान अपना आंखें खोल लेता है। वर्धमान अपने जगह से उठ फर्श पर बैठ जाता है और अपने आप बुदबुदाता है, हाँ ब्रह्म जी, आपने मुझे इस बार ये कैसी दुविधा में डाल दिया। जिसने हमेशा से वैराग्य का जीवन जिया है उसे आपने इस बार एक गृहस्थ का भार दिए भेजा है। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी अपने आप से कहती है। उसे वर्धमान के जीवन कहानी को देख दुख हुआ था कि उसने अपने जीवन में काफी तकलीफें उठाए, लेकिन उसे ये भी लगा कि वर्धमान बहुत डरपोक और कैर आदमी था, जिस वजह से वो अपने जिंदगी से इतनी जल्दी हार गया। जैसे ही ब्रह्मंशी को अपने शरीर के काले परतों की एहसास होती है तो उसके चेहरे पे मुस्कान सा गई, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक गुप्त वशिष्ठ क्रिया को संपूर्ण किया था, जिस वजह से उसके और वर्धमान के शरीर के बीच एक अच्छा खासा तालमेल बैठ गया था। साथ ही साथ मायावी शक्ति हासिल करने के लिए वर्धमान का शरीर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। अपने उपलब्धि के एहसास होते ही ब्रह्मांशी मन ही मन अपने आराध्य देव और चंद्र देव की शुक्रिया अदा करती है। वर्धमान के यादों से ब्रह्मांशी को नए समय में चलने के तौर तरीके पता चल चुका था, लेकिन अफसोस जो ज्ञान उसके पास थी वो सीमित थी और ज्यादा भी नहीं थी।
ब्रह्मांशी के लिए तो सबसे दुविधा की बात यह थी कि उसके ऊपर पूरे सारे 4 करोड़ की कर्जा चढ़ चुका था, जिसे याद करते ही ब्रह्मांशी कांप उठती है। वो किसी तरह से अपने जगह से उठ खड़ा हो जाता है और बाथरूम के ओर जाने लगता है। बाथरूम में जब वो साबुन से अच्छी तरीके से नहाती है, नहाने के बाद आईने के सामने ब्रह्मांशी अपने नए शरीर को निहारने लगती है। वर्धमान, जो पहले कद से छोटा और दिखने में काल था, साथ ही साथ एक भदे चेहरा वाला आदमी था, वो अब दिखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ब्रह्मांशी अपने नए शरीर को निहारते हुए अपने अंग को छूता है और अपने आप से बोलने लगता है, मैं अपने पत्नी को माँ बनने का सुख दे पाऊंगा। वो अपने शरीर को और ज्यादा निहारने लगता है। कल जिसका कद 5.5 का था, वो 2 इंच बढ़कर 5 फुट 8 इंच का हो चुका था। जिसके बदन का रंग काला था, वो अब गौर हो चुका है। वही उसके भद्दे से चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। वो अब एक हैंडसम मैन बन चुका था, जिसे देख लड़कियां मरने को दीवानी थी। ब्रह्मांशी अपने ख्यालों से बाहर आ अपने मन ही मन सोचने लगी, मुझे जल्दी से इस समय के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जन करना होगा, तभी मैं अपने अगले शक्ति स्तर तक पहुंच सकूंगा। क्या अपने नए शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगी ब्रह्मांशी? क्या वर्धमान के पत्नी ईशा को अपने पत्नी का दर्जा दे पाएगी ब्रह्मांशी? कौन सी नई चुनौती का सामना करने वाली है ब्रह्मांशी? चैप्टर 5 पुस्तक स्मृति विद्या। ब्रह्मांशी अपने मन में दृढ़ निश्चय करने के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। वो वर्धमान के शरीर अर्थात अपने शरीर में कपड़े पहन कमरे से बाहर निकलती है। कल रात क्रिया करने के वजह ब्रह्मांशी को जोर की भूख लगी थी। इसी वजह से वो सबसे पहली काम जो करना चाहती थी वो थी खाना। वो सीधे ही डाइनिंग टेबल पर जा बैठती है, जहां पर हरिचंद्र राय जी ने पहले से ही खाना परोसे रख दिए थे। ब्रह्मांशी खाने को इस तरह से खा रही थी मानो वो वर्षों से भूखी हो। खाना खत्म कर और एक भारी डकार के साथ ब्रह्मांशी बांग्लो के लाइब्रेरी की ओर अपनी रुख करती है। लाइब्रेरी के अंदर की दृश्य को देख ब्रह्मांशी खुशी के मारे अपने आप से अकेले ही बड़बड़ाने लगती है, हे ब्रह्मदेव, आपने तो चमत्कार कर दिया प्रभु, धन्य हो धन्य। ब्रह्मांशी अपने कदमे लाइब्रेरी के अंदर लेते हुए अचंभे के साथ कोने कोने को देखने लगती है। ब्रह्मांशी के व्यवहार में बदलाव का मूल कारण ये था कि उसे एक साथ में बहुत सारे किताबों का संग्रह देखने को मिल गया था, जिससे उसके अंदर यह उम्मीद जागने लग गई थी कि उसे अब इस समय के बारे अधिक से अधिक ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। वो अपने कदमों को किताबों के पहले रेक के वहां ले जाती है और वहां से एक किताब उठा उसके पन्ने पलटने लगी। असल में जब त्रेता युग में ब्रह्मांशी इस धरती में आई थी, उस वक्त उसने ऋषि गौतम से एक विद्या सीखी थी। वह विद्या बहुत ही पावन और पवित्र है। इस विद्या से आप किसी भी पुस्तक के ज्ञान को सिर्फ स्पर्श मात्र से उसके ज्ञान को अर्जन कर पाएंगे। ब्रह्मांशी ने अपने इसी विद्या का इस्तेमाल किया था। एक एक करके ब्रह्मांशी लाइब्रेरी के सारे किताबों को छूने लगती है। तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर उसने लाइब्रेरी के सारे किताबों को उसके अंदर के इन्फॉर्मर टीम को अपने अंदर लेनी लगती है न। जब ब्रह्मांशी 10 बात से संतुष्ट हो गई कि उसने सारे किताबों को छू लिया, तो वो लाइब्रेरी के एक कोने में जा बैठ जाती है। ब्रह्मांशी अब बैठे बैठे वहां पर ध्यान लगाने लगी और अपने इस अनोखे विद्या के मदद से वो अपने अंदर समाये सारे ज्ञान को उनके हिसाब से अलग अलग कर संवारने लगी। जिस विद्या की यहाँ पर बात हो रही है, यह विद्या है पुस्तक स्मृति विद्या। इस विद्या के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक से उसके अंदर रही जानकारी को अपने स्पर्श मात्रों से जान सकता है। जब एक व्यक्ति सारी जानकारी को पुस्तक से जान लेता है, तब उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से सारी जानकारियां इस तरह से उस इंसान को याद होता है मानो कोई मेमोरी चिप हो। और ब्रह्मांशी भी ऐसा ही कर रही थी। हालांकि इस लाइब्रेरी में 500 से ज्यादा किताबें थी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होंगे। ब्रह्मांशी अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र की ओर खींचती है, जहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ किताबें और किताबें दिखाई देती है। ये वही किताबें हैं जिसे थोड़ी देर पहले ब्रह्मांशी अपने हाथों से छू रही थी। इन किताबों को देख ब्रह्मांशी समझ चुकी थी कि उसे अब इन किताबों की जानकारियों को अपने अंदर समाना होगा। वो ऋषि गौतम द्वारा सिखाए गए मंत्रन को जाप करने लगी और सारी किताबें हिलने लग गईं। जैसे जैसे मंत्रों की जाप चलती रही, वैसे वैसे किताबें एक दूसरे से अलग होती गई। किताबें अब कुल 4 भागों में भाग हो चुकी थी। उनमें से पहला है आयुर्वेद, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटिक्स और चौथा इकोनॉमिक्स है। किताबें भाग होने के बाद एक एक करके वहां से मिटने लगी। किताबों का मिटना ये दर्शाता है कि उस किताब की जानकारी ब्रह्मांशी के दिमाग में समा रही है। देखते ही देखती 500 से भी ज्यादा किताबें ब्रह्मांशी के दिमाग में छप गई। पुस्तक स्मरण विद्या के खत्म होते ही ब्रह्मांशी अपनी आंखें खोलती है और चारों ओर अपने नजरें फेराने लगती है।
उसके बदन पसीने से तर-बतर हो गई थी। लेकिन अभी जो नई जानकारी उसे मिली और जो जानकारी उसे वर्धमान के यादों से मिली, इतने से उसे ये जरूर मालूम चल गया था कि अगर उसे इस आधुनिक समय में चलना है तो पॉकेट में पैसों का रहना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मांशी को जहाँ तक मालूम चला था तो उसके शरीर के असली मालिक वर्धमान के पास तो कोई नौकरी ही नहीं थी और ऊपर से उसके ऊपर पूरे 4.5 करोड़ का कर्जा था। अपने सामने की दुविधा को देख ब्रह्मांशी निराशा के साथ अपने सिर को हिलाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसे मनुष्य के शरीर में भी आ सकती है। भारी मन से सांस लेते हुए ब्रह्मांशी खिड़की के बाहर झांकती है तो उसे पता चलता है कि सूरज सिर पर आ चुका था। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपने कमरे की ओर जाती है। कमरे जा टॉवल से पसीना पोंछते हुए अपने खिड़की से बाहर गार्डन की ओर देखती है जहां पर हरिचंद्र जी फूलों पर पानी दे रहे थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मांशी के जहन में कुछ ख्याल आते हैं और वो वर्धमान के फोन को टटोलने लगती है। फोन को चेक करते ही किसी का नंबर उसे मिलता है जहां पर साफ साफ लिखा होता है मदन मोहन लाल। नाम को देखते ब्रह्मांशी उस पर क्लिक कर देती है और मदन मोहन जी के कॉल रिसीव करने का वेट करती ही 1-2 रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव होती है और उधर से आवाज आता है, खम्मा घनी। वर्धमान जी। घनी खम्मा मदन काका। हाँ तो कहिए राजकुमार सा, क्या आदेश है? काका सा क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जी हुकुम क्यों नहीं। तो फिर काका कहाँ मिले आपको? हमारे घर। काका आपका घर, समझ गया, हम आपको एड्रेस मेल कर देते हैं। जी। जय भवानी राजकुमार सा। ब्रह्मांशी जैसे तैसे मदन मोहन लाल बोल के आदमी से बातें करती है। वो कॉल कट होने पर गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से बुदबुदाती है, पता नहीं इस समय के मनुष्य ऐसे संवाद क्यों करते हैं। अच्छा हुआ कि ब्रह्म जी के कृपा से हमें इस वर्धमान नामक मनुष्य की स्मृति शक्ति मिल गई, नहीं तो हम कैसे इस मुसीबत को पार करते। ऐसे बातें करते हुए वो बाहर की ओर देखती है और वापस से चिंता के साथ अपने आप से कहने लगती है, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। सुबह से वातावरण ऐसी कर रखी है मानो कभी भी वर्षा हो सकती है, परंतु उससे पहले हमें इस क्षण को स्वच्छ करना पड़ेगा। इतने मलिन जगह पर हम नहीं रह सकते हैं। इतना कह ब्रह्मांशी कमरे की सफाई करने लग गई। सफाई करने के बाद ब्रह्मांशी थक हार के बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन अपने पेट की गुड़गुड़ ने उसे भूख की याद दिला दी। अपने पेट को सहलाते हुए बड़े ही आलस के साथ ब्रह्मांशी नीचे की ओर जाती है, जहां पर उसे पहले से ही हरिचंद्र राय जी मिल जाते हैं। खम्मा घनी जमाई सा। हरिचंद्र जी अपने हाथ जोर वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी की स्वागत करते हैं। खम्मा घनी काका। ब्रह्मांशी चालीर पर बैठते हुए कहती है। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के मुंह से अपने लिए काका शब्द सुन हरिचंद्र राय जी थोड़े विस्मय में चले गए थे, क्योंकि वर्धमान बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी था। वो कभी भी हरिचंद्र राय जी से अच्छे से बात नहीं करता था। वही हरिचंद्र राय जी के ख्यालों से अनजान ब्रह्मांशी अपने मन कुछ सोचती है और हरिचंद्र राय जी कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन हरिचंद्र राय जी शौक के मारे चुल्लू भर पानी डुबकी लगा के मर जाने को दिल कर रहा था। ऐसा क्या कहा था ब्रह्मांशी ने जिसे सुन हरिचंद्र जी चुल्लू भर पानी में डूब मरने सोच रहे थे? कैसे ब्रह्मांशी वर्धमान के करे से अपने आप को निकालेगी? कौन है मदन मोहन लाल? ब्रह्मांशी क्यों मदन मोहन लाल जी मिलन चाहती थी? आखिर क्या चल रहा है ब्रह्मांशी के दिल में? अगले एपिसोड के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।